केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि आखिर आप क्यों केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हो। उसके बाद आप लोगों ने स्टोइचियोमेट्री के कंसेप्ट को पढ़ा, जहाँ पर आप लोगों ने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कन्वर्जन और रेट ऑफ रिएक्शन की बात की। उसके बाद आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, जहाँ पर आप लोगों ने रेट लॉ को लिखना सीखा। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएटेड रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात की। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर आप लोगों ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन को याद किया, और हर एक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद की और आप लोगों ने उसके लिए एक चार्ट बनाया। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक मेथड पढ़ चुके हैं, टोटल आपके पास 6 मेथड हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मेथड डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे 6 की 6 जो हमारे पास मेथड होते हैं उनको पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपसे प्रीवियस से पूछे गए हैं इस ऑर्डर वाले पार्ट से केमिकल काइनेटिक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग वहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहे थे। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि आपके पास इन टोटल को मिलाकर 6 ऐसे मेथड हैं जिसकी हेल्प से आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक मेथड की बात हम लोग कर चुके थे जो कि आपका क्या था, रेट एक्सप्रेशन मेथड था। आज हम लोग बाकी के 5 मेथड को कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ आज की क्लास के अंदर जो आपका ये और काइनेटिक्स वाला जो ऑर्डर वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सूडो ऑर्डर ये सब पढ़ते हो, ये वाला पार्ट आज की क्लास के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कैसे ऑर्डर निकालते हो उन सब चीज़ों की बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग कंसेक्यूटिव रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, पैरेलल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस पढ़ेंगे। तो उन सब की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपना ये ऑर्डर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आज जो CSIR नेट के अंदर और गेट के अंदर आ रखे हैं सिर्फ इस पोर्शन के अंदर से। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको वहाँ पर एक असाइनमेंट दिया, जहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के थे। आज भी हम लोग कुछ 8-9 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर मैं आपको 20 से लेकर 30 क्वेश्चन दूंगा CSIR नेट या फिर गेट के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो असाइनमेंट को लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को आज की क्लास के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। और अगर गाइस अगर आप लोग नए हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक भी कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे, रेट लॉ एक्सप्रेशन मेथड की हम लोग बात कर चुके हैं। सेकंड जो हमारा मेथड निकल कर आएगा वो है ग्राफिकल मेथड। अब नाम ही आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपको ग्राफ से देखना है कि आपको ग्राफ दिए गए होंगे, आपको उन ग्राफ से पहचानना है कि क्या आपका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का है, क्या वो जीरो ऑर्डर है या फिर वो सेकंड ऑर्डर है। तो इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं आज। तो अगर आपका जो ग्राफ A वर्सेस T, A आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस T ग्राफ अगर आपका लीनियर है, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका ऑर्डर जो है वो कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन क्या होती है जीरो ऑर्डर की। आपको पता है कि A नोट A से बड़ा, अगर A नोट A से बड़ा और आपको इसको एक दूसरे के इक्वल रखना है तो आपको यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा। आपने प्लस KT को ऐड कर दिया। अब आपको ग्राफ बनाना है A के बीच में। देखिए ये तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, A नोट जो है वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो आप A नोट के साथ ग्राफ नहीं बना सकते, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच। तो यहाँ पर जो आपका ये A है, अगर आप इस A को ध्यान दीजिए, अगर जो आपका ये A है, ये A आपका वेरी करेगा टाइम के साथ। ये A क्या है, जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची हुई है टाइम T के बाद, वो आपका क्या है, A है। जो A नोट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहेगी। आपने जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन लिया वो तो वही रहेगी। तो आपका वेरिएबल A नोट है और आपका वेरिएबल क्या है, टाइम। ये आपका रेट कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। या आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये भी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो आपको A और T के बीच में ग्राफ बनाना है, तो आप एक काम कीजिए, इक्वेशन को लीजिए A और T की फॉर्म के अंदर, यानी कि एक वेरिएबल को एक साइड, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड। तो अगर आप इस KT को इधर लेकर आओगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी क्या, A इक्वल्स टू A नोट माइनस का KT। ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई, A इक्वल टू A नोट माइनस का KT। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको कंपेयर करो आप स्टेट एंड इक्वेशन से। तो ये आपका मान लो Y है, ये जो आपका है इसको अगर आप X मान रहे हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का K, ये आपके पास M हो जाएगा। A नोट आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास C हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो जो आपके पास ऐसी लाइन होती है, इसका जो Y इक्वल टू MX प्लस
सी टाइप की जो आपके पास इक्वेशन होती है, इस टाइप की इक्वेशन का आपके पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है y और x के बीच में। यहाँ पर आपका जो y है वो क्या है, a है, यहाँ पर जो आपका x है वो क्या है, t है। तो आपका a और t यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t और t के बीच में जो आपका ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनने वाला है। और साथ साथ आप देख सकते हो कि जो आपका स्लोप है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो आपका ग्राफ कैसा रहेगा, नेगेटिव स्लोप के साथ रहेगा और डिक्लाइन यानी कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर रहेगा और डिक्लाइन करेगा। डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। और आपको ये भी पता है कि टाइम के साथ साथ आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है। इस ग्राफ से अगर आप स्लोप निकालना चाहो तो स्लोप आपका किसके बराबर होगा, माइनस के रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। ये आप इक्वेशन से भी देख सकते हो, ये आपका क्या है, स्लोप है। तो अगर आपको ग्राफ गिवन होगा, आपको दिया होगी आपका a वर्सेस t का ग्राफ आपका जो है वो लीनियर ग्राफ है, तो आप वहां से अगर आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जो उस ग्राफ का स्लोप होगा वो आपके पास क्या है, रेट कांस्टेंट है। और स्लोप कैसे निकालते हो आप, कोई भी आपके पास दो पॉइंट होंगे, यहाँ पर मान लो दो पॉइंट है x1 y1, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है x2 y2, आपको डेटा दिया होगा, आपको t1 टाइम पे a1 दिया है, t2 टाइम के ऊपर a2 दिया है और आपको कहा है कि आपका ग्राफ जो है वो लीनियर बन रहा है। तो आप क्या करोगे, स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होगा, y2 माइनस का y1 इक्वल टू क्या, x2 माइनस का x1, किसके बराबर है, माइनस के k के बराबर है। तो यहाँ से आप लोग रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हो। अगर वो आपसे पूछता है कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, तो आपको पता चल रहा है इक्वेशन से कि आपका अगर ग्राफ बनाओगे a और t के बीच में, तो जो आपका इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा, a नोट के बराबर होगा, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो आपका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, a नोट के बराबर है। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ्स को पढ़ोगे। अगर आपका ग्राफ a वर्सेस t के बीच में लीनियर है, इसका मतलब आपका ऑर्डर जीरो ऑर्डर का है, उसका ग्राफ a और वर्सेस t का लीनियर बनेगा। स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्लाइन करेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन a नोट है, y इंटरसेप्ट के बराबर होगी, स्लोप यहाँ पर माइनस k के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता भी है, मैं आपको ये चीज़ें लिखवा भी चुका हूँ जब हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। बस हम लोग दोबारा से इन चीज़ों को लिख रहे हैं, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर हम इस चीज़ को लिख रहे हैं। तो आप ऑर्डर कैसे निकालोगे, अगर a वर्सेस t लीनियर तो जीरो ऑर्डर। अगर आपके पास ग्राफ ln a वर्सेस t लीनियर है तो इसका मतलब क्या, वो आपका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। इक्वेशन आपके पास ये रही, ln a इक्वल टू ln a नोट माइनस का kt। इक्वेशन आपको याद है, वहाँ से थोड़ी बहुत आपको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है, आपको इस फॉर्म तक पहुँचना है। फिर इसको कंपेयर कीजिए, ये आपके पास y, ये आपके पास c, ये आपके पास क्या, प्लस का mx, y इक्वल टू c प्लस mx फॉर्म में बन गया, यानी कि स्टेट एंड इक्वेशन बनी किसके बीच, ln a और t के बीच। मैं यहाँ पर a और t की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर a और t का यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो फिर वो मेरे पास कैसा बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, क्योंकि आपका जो a और t वेरी कर रहा है उसमें साथ में क्या है, लोन है, और टाइम के साथ साथ आपका a कम हो रहा है तो आपका जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, और आपका जो a है टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो ये आपका ग्राफ होगा a और t का, ये आपका ग्राफ होगा a और t का, अगर बात करूँ मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्राफ से आप लोग ज़्यादातर इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल सकते। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में आप क्या निकालोगे, क्या आप स्लोप निकाल सकते हो, क्या आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, तो वहाँ से हमें सिग्निफिकेंट हेल्प नहीं मिलती। इसलिए हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ के पास ही जा रहे हैं। तो जिसकी अगर आपका ln a वर्सेस t का ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब आपका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये किसके बराबर होगा, ये आपका होगा y इंटरसेप्ट के बराबर, और आपका जो स्लोप होगा यहाँ पर क्या होगा, माइनस k के बराबर होगा। क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है, रेट कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्लोप आपका माइनस k है, तो ओवरऑल आपका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर आपका स्लोप नेगेटिव होगा तो आपका ग्राफ डिक्लाइन करेगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा जैसा आपका जीरो ऑर्डर के अंदर आ रहा था। स्लोप आपका माइनस का k, इंटरसेप्ट यहाँ पर हो गया आपका ln a नोट। यहाँ पर आप प्लीज को ठीक कर लेना, ln a नोट है, नोट्स के अंदर भी इस चीज को ठीक कर लेना, ये क्या है, ln a नोट है जो आपका इंटरसेप्ट के बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास ग्राफ 1/a वर्सेस t का अगर आपके पास ग्राफ लीनियर है, इसका मतलब क्या, आपका जो ऑर्डर है सेकंड रिएक्शन का वो सेकंड ऑर्डर है। अब यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करोगे, अगर आपकी इक्वेशन जो आती है वो आती है 1/a इक्वल टू 1/a नोट प्लस का kt। अगर आप इसे कंपेयर करोगे, ग्राफ बना रहे हो हम 1/a और t के बीच में, तो इसको आप क्या बोल दो, इसको आप x बोल दो, इसको आप क्या बोल दो, y बोल दो। तो y इज इक्वल टू क्या, ये आपके पास कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी है, a नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी, 1/, कांस्टेंट क्वांटिटी भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी, तो ये कांस्टेंट है, प्लस में क्या, ये भी एक कांस्टेंट है, ये x से मल्टीप्लाई, तो इसको आप क्या बोल दो, y बोल दो। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो y इक्वल टू c प्लस mx से। अगर कंपेयर कर सकते हो तो ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन आएगा y और x के बीच में। y आपका 1/a
ए है, x आपका t है, तो 1/a और t के बीच में आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इस केस के अंदर जो आपका स्लोप है वो क्या है, प्लस का k है, k रेट कांस्टेंट है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका स्लोप है वो भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो इस बार जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, जहाँ पर आपका ग्राफ आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर आपका स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये इस टाइम पे इंक्लाइन कर रहा है, वो क्या कर रहा था, डिक्लाइन कर रहा था। तो ये आपका स्लोप है, स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव के, इंटरसेप्ट क्या होगा आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपका 1/a नोट क्या है, इंटरसेप्ट है। तो इस तरीके से आप लोग जीरो ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ दिया गया हो। याद रखने की बात क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए a वर्सेस t ग्राफ लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln a वर्सेस t ग्राफ लीनियर, सेकंड ऑर्डर के लिए 1/a वर्सेस t ग्राफ लीनियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते भी हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर के अंदर इस पार्ट के अंदर से। बेसिकली ये पूरा की पूरा पार्ट ही इजी है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आप लोग इसे 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने इस टॉपिक को बार बार पढ़ा है, आपने 12th में पढ़ा है इसे, आपने BSc के अंदर इसे पढ़ा है, आपने MSc के अंदर इसे पढ़ा है, तो आपने इसको बार बार पढ़ा है, इसलिए आपको ये ईजी लगता है। सेम उसी तरीके से अगर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को बार बार पढ़ोगे तो आपको वो ईजी लगने लग जाएगी, अगर आप थर्मो को बार बार पढ़ोगे तो आपको वो ईजी लगने लग जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि जितना आप पढ़ोगे उतना टॉपिक आपके लिए इजी लगने लग जाता है। अगर आप इस टॉपिक को 12th के बाद डायरेक्टली अभी पढ़ रहे होते हैं MSc के अंदर तो आपको ये टॉपिक भी मुश्किल लगता। तो टॉपिक इजी और हार्ड नहीं होते, आपको कितना आता है वो डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या हार्ड है, आपके लिए क्या इजी है। आप सोच कर देखिए, अगर जो चीज़ आपको आती है तो वो तो आपको ईजी ही लगती है। ऐसा कभी हुआ है कि कोई चीज़ आपको आ गई और आप बोलते हो कि सर ये तो फिर भी हार्ड है? तो जो चीज़ आपको आती है वो इजी है, जो चीज़ आपको नहीं आती है वो क्या है, हार्ड है। इस टॉपिक को आप पढ़ते हुए आ रहे हो बार बार, इसलिए आपको इजी लगता है। तो सेम इसी तरीके से आप लोग थर्मोडायनामिक्स को पढ़िए, सेम इसी तरीके से आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़िए, सेम इसी तरीके से आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़िए, सेम इसी तरीके से आप लोग बाकी चैप्टर्स को पढ़िए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़िए, तो आपको वो चैप्टर्स भी ईजी लगने लग जाएंगे। इनकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है इसलिए आपको ईजी लगता है। तो प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप लोगों को चीज़ें आसान लगती रहेंगी। अगर मैं बात करूं थर्ड ऑर्डर की, तो आपको इक्वेशन लिखनी आती है 1/a² = 1/a नोट का स्क्वायर प्लस का 2kt। कंपेयर कर लीजिए, इसको आप क्या बोलोगे, y बोलोगे, ये आपका क्या है, x बोलोगे। तो यहाँ पर आपका 1/a² और t के बीच में ग्राफ लीनियर आएगा। स्लोप इस केस के अंदर क्या है, स्लोप आप यहाँ पर देख सकते हो, स्लोप आपका क्या है, 2k आपका जो है वो स्लोप रहेगा, और जो आपका इंटरसेप्ट है वो क्या रहेगा, आपका 1/a² का स्क्वायर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी भी हुई है। तो अगर मैं बात करता हूँ nth ऑर्डर की, तो उसके लिए आपको जनरल इक्वेशन पता है। क्या होगा जनरल इक्वेशन, 1/a इक्वल टू क्या, 1/a0 n-1 पावर में प्लस का क्या n-1 इंटू में kt। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इसके बीच में, ये क्या है आपका y है, ये आपका क्या है, ये आपका x है। देखिए बाकी सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। 1/a0 n-1 भी आपका कांस्टेंट है और n-1 भी आपका कांस्टेंट है। ऑर्डर भी कांस्टेंट रहने वाला है और आपका इनिशियल कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये आपका कांस्टेंट ही है। तो y और x आपका सीधा वेरी कर रहा है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन सकती है किस किस के बीच में, 1/a⁻n-1 और t के बीच में आप ग्राफ बनाओगे तो आपकी यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया 1/a⁻n-1 और t के बीच में। जो स्लोप रहेगा आपका, स्लोप क्या रहेगा, n-1 इंटू में k, ये आपका स्लोप हो गया। अब ये स्लोप आपके पास पॉजिटिव रहेगा कब, जब आपका ऑर्डर क्या हो, सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा हो। अगर आपका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपकी इक्वेशन वैलिड है ही नहीं। अगर आप सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन के लिए अगर आप जीरो के लिए पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन वैसे भी आपके अपने आप ये स्लोप नेगेटिव दे देगा और आपका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आएगा, वो आपका ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा जहाँ पर स्लोप आपका नेगेटिव हो रहा है। लेकिन जो ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये आपका किसके लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए है या फिर सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर के लिए, यानी कि थर्ड के लिए है, फोर्थ के लिए है, फिफ्थ के लिए, फिर किसी के लिए भी हो। सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर के लिए आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके का ग्राफ आएगा। इंटरसेप्ट आपका 1/a⁻n-1 रहेगा। स्लोप आपका n-1 इंटू में k रहेगा। तो यहाँ से आप लोग सिर्फ ग्राफ से, अगर आपको ग्राफ और ऑर्डर दिया होगा तो आप किसी भी nth ऑर्डर के लिए आप लोग क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप निकाल सकते हो तो आप लोग रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को कर सकते हो। तो ये एक मेथड था जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो, ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स सेकंड रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन मैं उसको बोल रहा हूँ जहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट्स क्या थे, डिफरेंट थे। जैसे कि आपके पास दो रिएक्टेंट होंगे स्टार्टिंग के अंदर और यहाँ से क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा। इसके लिए हम लोगों ने काइनेटिक इक्वेशन यानी कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव भी की थी। इक्वेशन क्या निकल रही थी आपके पास, k इंटू में क्या 1/t, कैसे करते थे, इंटू में क्या ln लगा देते थे। उसके बाद क्या, यहाँ पर अगर b-a ले रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे आप, पहले b-x, नीचे क्या a-x।
अगर आपने यहाँ पर b माइनस ए लिया है, पहले b लिया है तो b माइनस एक्स, बाद में a है तो नीचे में a माइनस एक्स, यहाँ पर b है तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर a है तो यहाँ से b से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, 1/t इंटू में a माइनस का b। अगर आप a माइनस का b कर रहे हो तो ln के अंदर पहले क्या करोगे, a माइनस एक्स, नीचे क्या करोगे b माइनस का x। अगर यहाँ पर a है तो यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ b है तो a से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आपने इसकी इक्वेशन को याद भी किया था। तो आप यहाँ पर भी ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ कैसा बनेगा, ये दो इक्वेशन आपको याद है, ये दो इक्वेशन आपको क्या है, याद है। अगर मैं t को इधर ले आऊँ, इस वाली पूरी टर्म को मैं इधर लेकर चला जाऊँ, इस वाली पूरी टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ln, मैं पहले इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने ये वाली इक्वेशन ली हुई है, यहाँ पर देखिए आप, मैंने लिखी हुई है ln b इंटू में a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या, a इंटू में b माइनस एक्स। उसके बाद मैंने क्या किया, t इंटू में a माइनस b को मैं इधर की तरफ ले गया, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पर a माइनस का b kt आपके पास आ गया। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे इस पूरे के साथ, यानी कि ln b अपॉन a इंटू में a माइनस एक्स इंटू में b माइनस एक्स ग्राफ, यानी कि इस क्वांटिटी का और t के साथ अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये भी आपके पास क्या है, लीनियरली वेरी कर रही है, क्योंकि a माइनस b भी कॉन्स्टेंट रहेगा, k भी कॉन्स्टेंट रहेगा। a क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, जिसको आप a नोट भी बोलते हो। b क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, जिसको आप b नोट भी बोलते हो। तो ये आपके कॉन्स्टेंट ही है। तो अगर आपके ये कॉन्स्टेंट है तो a माइनस b भी कॉन्स्टेंट है। इसको मल्टीप्लाई करोगे रेट कॉन्स्टेंट से, वो खुद एक कॉन्स्टेंट है, तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी ही निकल कर आएगी। तो ग्राफ कुछ आपके पास इस तरीके से आ गया, y इक्वल टू mx। अब यहाँ पर भी आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। बस ये ग्राफ आपका ओरिजिन से शुरू होगा, क्योंकि अगर आप t को 0 कर दोगे तो आपका ये y भी 0 हो जाएगा, इसलिए आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से शुरू होगा। ग्राफ किसके बीच में है, ln इंटू में b इंटू में a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a इंटू में b माइनस एक्स, और t के बीच में स्लोप आपका क्या है, a माइनस का b इंटू में k। अब ध्यान से आप एक चीज़ को देखिए, आपका जो a है, आप क्या कह रहे थे, जो आपका a है वो इनिशियल कंडीशन यानी कि क्या है, वो a नोट है। जो आपका b है वो क्या है, वो आपका बी नोट है। अब आप कह रहे थे जो आपका रिएक्टेंट है, जो मान लो आपके पास रिएक्शन जो है वो a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, ये आप कह रहे थे। आप कह रहे थे कि t टाइम के ऊपर, t इक्वल टू 0 के ऊपर, ये आपके पास a नोट था, ये आपके पास b नोट था। आप कह रहे हो कि t इक्वल टू t टाइम के ऊपर, ये आपके पास a बच गया, ये आपके पास b बच गया। उसके बाद आपने क्या किया था, आपने a नोट को तो a कह दिया था, b नोट को आपने b कह दिया था, a को आपने a माइनस एक्स कह दिया था, b को आपने b माइनस एक्स कह दिया था, और इसको आपने x कह दिया था। तो बेसिकली आपका a माइनस एक्स a के बराबर है, a आपका a नोट के बराबर है, b माइनस एक्स आपका b के बराबर है, और आपका जो b है वो b नोट के बराबर है। तो मैं इस फॉर्म को मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ln इंटू में b क्या है, b नोट, a माइनस एक्स क्या है a, ये आपका नीचे क्या है, b a क्या है a नोट, ये आपका क्या है b। तो मैं इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो ग्राफ आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है और ग्राफ आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है। ln b नोट इंटू में a अपॉन में a नोट इंटू में b। b नोट क्या है, a नोट क्या है, a क्या है, b क्या है, ये सब आप जानते हो। तो ग्राफ इस फॉर्म में भी आ सकता है और ग्राफ इस फॉर्म में भी आ सकता है। मैंने बेसिकली इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, इक्वल ही तो हैं। तो ग्राफ आपका सेम रहेगा। स्लोप इसके अंदर भी क्या रहेगा, स्लोप आपका रहेगा a नोट माइनस का b नोट इंटू में k। यहाँ पर क्या था आपका a माइनस बी, a क्या है a नोट, b क्या है b नोट, तो स्लोप आपका यहाँ पर क्या हो गया a नोट माइनस का b नोट इंटू में k। ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अभी तक नहीं पूछा गया है एग्जाम के अंदर, लेकिन पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, पूछ सकता है। यहाँ पर ये टिफर के अंदर पूछ भी लिया है एक बार, लेकिन नेट के अंदर अभी तक नहीं पूछा गया, गेट के अंदर अभी तक नहीं पूछा गया। तो आप प्रिपेयर रहो, आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड को। नेक्स्ट मेथड आपके पास क्या है, हाफ लाइफ मेथड है। ये भी आप पढ़ चुके हो, बस हम लोग उसे सिस्टमेटिक वे के अंदर लिखेंगे। आपको पता है कि आपका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है टी आपका, वो क्या होता है, टी आप इंटू में 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू में क्या 1 अपॉन में k a नोट n माइनस 1। याद करने का तरीका क्या था आपको पता है, सेकंड ऑर्डर के लिए आप इस तरीके की चीज़ तो लिखते ही हो, 1 अपॉन में k इंटू में a नोट, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप कह रहे हो तो कि साथ में क्या है आपके पास 1 है, तो 1 को आपने लिखा 2 माइनस का 1 आपने साथ में लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, n माइनस 1 n माइनस 1 और n माइनस का 1। ये आपका एक्सप्रेशन तैयार हो गया टी हाफ के लिए। आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि एक्सप्रेशन जो है थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर आपका n कांस्टेंट है तो n माइनस का 1 कांस्टेंट है। अगर आपका n कांस्टेंट है तो आपका 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 कांस्टेंट है। अगर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 कांस्टेंट है तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस का 1 भी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट, तो ये पूरा भी क्या, ये पूरा भी कांस्टेंट। अगर ये पूरा कांस्टेंट और यहाँ पर साथ में k को भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर दो, k भी आपका कांस्टेंट, तो ये पूरा भी क्या,
कांस्टेंट। तो अगर आप इस ए नोट एन रेज टू दी पावर को इधर की तरफ ले आओगे तो ये आपका जो इक्वल टू में निकल कर आएगा ये क्या है, कुछ कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका टी हाफ इंटू में ए नोट एन रेज टू दी पावर 1 हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऑर्डर की वैल्यू को पुट करते हुए जाइए, आपका रिलेशन निकलता जाएगा। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर जीरो ऑर्डर हुआ तो आप क्या बोल सकते हो, टी हाफ इंटू में ए नोट माइनस का 1 इक्वल टू में कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब टी हाफ अपॉन में ए नोट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब टी हाफ, और आपको मान लो टी हाफ और ए नोट के बीच में कोई डेटा दे रखो तो आप बोल सकते हो टी हाफ 1 ए नोट 1 इक्वल टू क्या, टी हाफ का 2 डिवाइडेड बाय ए नोट का 2 आपका इक्वल रहेगा, किसके बराबर रहेगा, ये कांस्टेंट के बराबर रहेगा। तो इस चीज़ का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो हाफ लाइफ के फॉर्मूले का, क्योंकि आपको डेटा गिवन होगा टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हाफ लाइफ के अंदर से। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाफ लाइफ मेथड ही है। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस एक्सप्रेशन को याद करके रखिए। आप इसका यूज़ कैसे करोगे उसको भी बात करते हैं, किस तरीके से आप यहाँ से ऑर्डर को निकालोगे। तो आपका यहाँ पर निकल कर आ गया टी हाफ इजकल टू ए नोट एन रेज टू द पावर एन ए नोट रेज टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर आपके पास ऑर्डर जो है वो इंटीग्रल में हो, जिसके यानी कि जीरो ऑर्डर हो, 1 ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, जिसके हम लोग अभी तक बात करते हुए आए हैं, अगर आपके पास इंटीजर के अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ऑर्डर सिर्फ इंटीजर हो, यानी कि क्या 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो आप किस तरीके से लिखोगे। जीरो ऑर्डर के लिए आपने अभी भी कहा कि आपका टी हाफ इंटू में ए नोट की एम माइनस का 1 आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, टी हाफ 1 अपॉन में ए नोट 1 इक्वल टू क्या, टी हाफ 2 इंटू में क्या, ए नोट 2, ये आपका बराबर होगा। तो अगर आपको डेटा गिवन होगा, टी हाफ 1 आपको गिवन होगा, मान लो आपको टी हाफ 1 गिवन है, आपको टी हाफ 2 गिवन है, आपको क्या ए नोट 1 गिवन है, और आपसे पूछ ले कि ए नोट एट 2 क्या होगा, मान लो आपको ये चीज़ गिवन नहीं है, तो आपसे ये पूछ रहे तो कैसे आप निकालोगे, आप इस फॉर्मूले को लगा लो। आपसे कैसे पूछेगा ये चीज़, अगर आपसे बोलेगा कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है, अगर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 mg है तो आपको टी हाफ दिया गया है 5 सेकेंड, क्या किस कंसंट्रेशन के ऊपर उसका टी हाफ 10 सेकेंड का हो जाएगा अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन को फॉर्म कर सकता है, इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट आपके पास आ सकते हैं, आए भी हुए हैं एग्जाम के अंदर। तो आप यहाँ पर आपको पता है कि जीरो ऑर्डर है, और जीरो ऑर्डर के लिए आपका जो है टी हाफ 1 अब 1 में क्या, ए नोट 1, ये आपका बराबर होता है टी हाफ 2 इंटू में डिवाइडेड बाय क्या, ए नोट का 2, ये आपका बराबर होता है। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, आपको सिर्फ ए नोट 2 निकालना है। तो इस तरीके से आप लोग इन फॉर्मूले का यूज़ करोगे और वहाँ से आप ए नोट 2 को निकाल सकते हो। अब अगर आपको डेटा गिवन हो टी हाफ का और ए नोट का, आपको 2 टी हाफ गिवन हो, आपको 2 इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो, और आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, तो आप क्या करोगे, आप टी हाफ और ए नोट का रेशो निकालोगे। T1 जो आपका पहला एक्सपेरिमेंट है, पहली ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए आप क्या निकालो, टी हाफ 1 अपॉन में ए नोट 1 निकालो। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या निकालो, टी हाफ 2 अपॉन में ए नोट 2 निकालो। अगर ये आपके पास बराबर निकल कर आ गए, इसका मतलब ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर का है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपका टी हाफ कांस्टेंट ही रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये 0.693 इंटू में के डिवाइडेड बाय के बराबर होता है आपका टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। सेकंड ऑर्डर के लिए आपका टी हाफ इंटू में ए नोट कांस्टेंट है। अगर आपको वो डेटा दे दे, अगर आपको वो कहे कि आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए कि आपको वो एक डेटा प्रोवाइड कर देगा, ऐसे टेबल आपको बनाकर दे देगा जहां पर कह देगा कि ये आपके पास टी हाफ गिवन है, ये आपको ए नोट गिवन है, आपको बोले कि 2 सेकंड के ऊपर आपका ये 100 था, 10 सेकंड के ऊपर आपका ये 50, आपका ये आपने लिया इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ले ली इस बार 1000 सेकंड, 1000 आपने mg ले ली। जब आपकी 100 mg थी तो आपका टी हाफ था 2 सेकंड, जब आपने 1000 mg ली तो आपका टी हाफ था 10 सेकंड। तो आपको बताना है कि आपका ऑर्डर क्या है, आपको बताना है क्या कि आपका ऑर्डर क्या है। तो आप कैसे चेक करोगे, ये जो मैंने डेटा लिया है मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया, तो क्या पता है इसके अंदर कुछ भी इक्वल ना निकल कर आए, लेकिन आपके पास जो डेटा पेपर के अंदर होगा वो रैंडमली नहीं होगा। तो आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है क्या आपका टी हाफ अपॉन में ए नोट 1 इक्वल टू क्या है, आपका टी हाफ डिवाइड बाय ए नोट 2 के बराबर है। यानी कि आप क्या चेक करोगे, आप 2/100 को चेक करोगे, इक्वल टू क्या रखोगे आप लोग 10/1000 को रखोगे। यहाँ पर आपके पास निकल कर आया 1/100, यहाँ पे क्या निकल कर आएगा 1/50। तो 1/50 तो 1/100 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब क्या, ये जीरो ऑर्डर का नहीं है, जीरो ऑर्डर का नहीं है। फिर आप क्या चेक करोगे, क्या ये सेकंड ऑर्डर का है, तो सेकंड ऑर्डर के अंदर आपको क्या चेक करना है, टी हाफ 1 इंटू में क्या, ए नोट 1 इक्वल टू क्या, टी हाफ
2 इंटू में क्या ए नोट का 2, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। टी हाफ 1 क्या है आपके पास 2 सेकंड है, ए नोट 1 क्या आपके पास है 100 है, तो यहाँ से आपको निकल आ गया 200। यहाँ से निकल आ गया, देखते हैं यहाँ पे क्या आपके पास 10 है, यहाँ पर क्या है 1000 है, तो यहाँ से निकल आ गया आपके पास 10,000 निकल कर आ गया। तो क्या 210 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या ये सेकंड ऑर्डर का भी नहीं है। तो ये किस ऑर्डर का है, कैसे आप निकालोगे? जो पेपर के अंदर आपके पास क्वेश्चन आएगा वो जनरली आपको जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, या फिर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर का आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका वहीं तक ही आता है नेट के अंदर। तो जो आपके पास डेटा इस हिसाब से गिवन होगा कि आपका ये चीज़ें इक्वल आ जाए या फिर ये चीज़ें इक्वल आ जाए। यहाँ पर मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी ले लिया, इसलिए यहाँ पर इक्वल नहीं आया। लेकिन अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपका ऑर्डर हो वो फ्रैक्शन के अंदर हो, वो ऑर्डर आपका इंटीजर के अंदर हो ही ना। तो अगर आपके पास बराबर नहीं निकल रहा कोई भी चीज़, ना तो जीरो के लिए मैच किया, ना तो फर्स्ट के लिए मैच किया, कांस्टेंट वो है नहीं तो फर्स्ट तो है नहीं, ना वो सेकंड के लिए मैच किया, तो आप किस तरीके से चीज़ों को निकालोगे? तो आपके पास यहाँ पर दो कंडीशंस निकल कर आ जाती है। सेकंड कंडीशन क्या होगी? अगर आपके पास n फ्रैक्शन के अंदर होगा, अगर आपके पास n फ्रैक्शन के अंदर, जैसे कि मान लो 1.5 रहा हो, 2.7 रहा हो, 3.8 रहा हो, कुछ भी रहा हो फ्रैक्शन के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपकी ये कंडीशन भी वैलिड नहीं रहेगी, आपकी इस कंडीशन के साथ भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो ना तो आपका जीरो निकल कर आया, टी हाफ चेंज हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर तो है ही नहीं, ना ही वो सेकंड ऑर्डर का है। तो यहाँ पर ये तो आपके तीनों के तीनों कट गए। तो ऐसे तो आप करते रहोगे, आप क्या थर्ड के लिए करोगे, फोर्थ के लिए करोगे, कब तक करते रहोगे ऐसे? तो आपके पास एक और मेथड है जो कि एक जनरल मेथड है, अगर फ्रैक्शन के अंदर भी हुआ तब भी आपका निकल कर आ जाएगा। उस मेथड को कैसे करते हैं हम लोग? लेट अस कंसीडर 2 एक्सपेरिमेंट विद 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। 2 एक्सपेरिमेंट है आपके पास, क्या है? ए नोट आपने एक बार ले ली, ए नोट 1, एक बार आपने ए नोट 2 ले ली। बेसिकली आपने एक इस फॉर्म का डेटा लिया जहाँ पर आप 2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यहाँ पर आपने क्या लिखा? टी हाफ लिखा। यहाँ पर आपने क्या लिखा? ए नोट लिखा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है? ए नोट 1 है, यहाँ पर क्या है? ए नोट 2 है। तो आपने डेटा को इकट्ठा कर लिया, एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 ले लिया, एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन को आपने ए नोट 2 ले लिया। ये आपका टी हाफ है, सो आपने क्या बोल दिया पहले वाले को? टी हाफ 1। ये इसने आपको क्या बोल दिया? टी हाफ 2। तो ये आपने डेटा कलेक्ट कर लिया लैब के अंदर। लेट अस कंसीडर 2 एक्सपेरिमेंट विद 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर आपका टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आपके पास टी हाफ भी अलग अलग निकल कर आएगा। तो ए नोट 1 के लिए टी हाफ 1 निकल कर आया, ए नोट 2 के लिए आपका टी हाफ 2 निकल कर आया। अब डेटा आपके पास तैयार है, आपको यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, देखते हैं कैसे आप निकालते हो। तो आपको ये बात तो पता है कि अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर के बाद की, जो आपका टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? जो आपका टी हाफ होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 में ए नोट n माइनस का 1। इसकी बात हमने कहाँ करी है? इसकी बात हमने टी हाफ के जनरल एक्सप्रेशन के अंदर करी है। ये देखिए आपके पास ये वाला पूरा पार्ट क्या है? ये वाला पूरा पार्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो आप इसको बोल सकते हो यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? टी हाफ आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में ए नोट n माइनस का 1। जीरो के लिए क्या हो जाता है आपका टी हाफ? अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। 1 के लिए क्या हो जाएगा आपका? ये कांस्टेंट। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? टी हाफ ए नोट का इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चलता रहता है। अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात करूंगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए नोट के। मैंने आपसे कहा था अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाई, टी हाफ बढ़ गया तो जीरो ऑर्डर, घटाई घट गया जीरो ऑर्डर। अगर आपने ए नोट को बढ़ाया लेकिन टी हाफ घट गया तो सेकंड ऑर्डर। अगर आपने ए नोट को घटाया और टी हाफ बढ़ गया तो सेकंड ऑर्डर। थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन जनरल बात करूँ तो सेकंड ऑर्डर का आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। तो इस तरीके से आपका टी हाफ वेरी करता है कंसंट्रेशन के साथ। जनरली मैं लिखना चाहूँ तो आपको हो जाएगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n माइनस का 1। तो हम यहाँ पर जनरल चीज़ें निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या लिख दिया? टी हाफ 1 क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, एन ए नोट 1 इंटू n माइनस 1। टी हाफ 2 क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नोट का 2 इंटू में n रेज टू ए नोट का 2 रेज टू द पावर n माइनस का 1। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने इन दोनों एक्सपेरिमेंट को, इसको आपने 1 बोल दिया, इसको आपने 2 बोल दिया, आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। मान लीजिए आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी आप इसको बढ़ाओगे तो क्या करोगे? इक्वल टू लगाओगे, कुछ कांस्टेंट लगाओगे। यहाँ पर भी इक्वल टू लगाओगे, कुछ कांस्टेंट लगाओगे। तो आपका रेट कांस्टेंट तो वेरी करने वाला है नहीं, ऑर्डर तो आपका वेरी करने वाला है नहीं। ऑर्डर पूरी रिएक्शन को सेम ही होगा, रेट कांस्टेंट को सेम ही होगा। तो आपके पास ये सी जो है वो सेम निकल कर आएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है, जो आपके पास कांस्टेंट है वो क्या है? कांस्टेंट आपके पास ये है। तो आपके पास रेट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, चाहे आप कितनी ऑब्जर्वेशन लेते रहो। तो ये आपके पास कांस्टेंट रहेगा। ऑर्डर जो आप निकाल रहे हो वो भी सेम ही रहने वाला है। तो आपका ये पूरा कांस्टेंट सेम रहेगा। टी हाफ 1 के लिए भी, टी हाफ 2 के लिए भी, कितने भी आप ऑब्जर्वेशन लेते रहो उन सब के लिए आपके पास ये कांस्टेंट सेम रहेगा। तो जैसे ही आप लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल टू लगाओगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट इसके लिए भी सेम है, ये कांस्टेंट इसके लिए भी सेम है। तो जब डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा। आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? आपके पास आएगा टी हाफ 1 अपॉन में क्या? टी हाफ 2 इक्वल टू क्या? ए नोट n माइनस 1 की पावर के साथ 1 इंटू में ए नोट n माइनस 1 की पावर के साथ ए नोट का 2। ये आपके पास निकल कर आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर भी ln ले लिया, मैंने यहाँ पर भी, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया? लोगरिथम मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद आपको पता है कि log ऑफ
ए रेज टू दी पावर एक्स को आप लिख सकते हो एक्स आगे ले आओ, ln इंटू में ए आप लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है log की। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस पावर को उठा के कर दिया आगे ले आया, मैंने पावर को उठा के आगे ले आया। उसके बाद आपने क्या किया, इस n को इस वाले टर्म को आप क्या ले आओ, इसके नीचे ले आओ, डिनोमिनेटर के अंदर ले आओ। उसके बाद क्या कर दो, इधर की तरफ आके एक ऐड कर दो, आपका n निकल जाएगा और ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया n इक्वल टू 1 प्लस ln। ये आपका जो 1 प्लस है ये पूरे के साथ है, ये जो 1 प्लस है ये यहाँ पर है, यहाँ पर 1 प्लस उसके बाद ये पूरी टर्म फ्रैक्शन के साथ ln t हाफ 1 डिवाइडेड बाय ln t हाफ 2 डिवाइडेड बाय ln a नोट 1 डिवाइडेड बाय ln a नोट 2। ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। टीफर के अंदर आने के चांसेस हैं, गेट के अंदर भी आने के चांसेस है फ्रैक्शन, लेकिन नेट के अंदर तो आपसे मुश्किल चीज़ें पूछता ही नहीं है, वो तो आपसे नेट के अंदर बहुत सिंपल चीज़ें पूछता है। तो नेट के अंदर तो आपका यहीं से ही काम हो जाएगा, जहाँ से आप टी हाफ निकाल लोगे, या तो वो जीरो ऑर्डर के लिए देगा आपको डेटा, या फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए देगा, या फिर वो आपको सेकंड ऑर्डर के लिए देगा। तो आप इजीली इस चीज़ को निकाल सकते हो। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप तैयारी कर रहे हो टीफर की या फिर गेट एग्जाम की, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप टी हाफ निकाल सकते हो और आपके पास ऑर्डर फ्रैक्शन में निकल कर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला मेथड। कौन सा मेथड है वो, वेंट हॉफ डिफरेंशियल मेथड है। 3 मेथड पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक। रेट एक्सप्रेशन मेथड, जहाँ पे हमने रेट लॉ का यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज़ किया था। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा था अपने पास जो हमारा ग्राफिकल मेथड था, जहाँ हमने ग्राफ देखे, ए और टी का लीनियर तो जीरो ऑर्डर, ln ए और टी का लीनियर तो आप ln ए और टी का लीनियर तो फर्स्ट ऑर्डर, 1 बाय ए और टी का लीनियर तो सेकंड ऑर्डर। उसकी बात भी हमने कर ली। फिर हमने पढ़ा क्या, फिर हमने पढ़ा हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड के अंदर मैंने बात की, अगर आपका टी हाफ अपॉन में ए नोट कॉन्स्टेंट है जीरो ऑर्डर, टी हाफ कॉन्स्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ इंटू में ए नोट कांस्टेंट है तो आपका सेकंड ऑर्डर। फिर हमने बात की फ्रैक्शन के ऑर्डर के लिए भी कि हमने फॉर्मूला डिराइव किया, उसको भी आप याद कर लो अगर आप तैयारी कर रहे हो टीफर और गेट जैसे एग्जाम की। अब बात करते हैं चौथे वाले की। चौथा आपके पास क्या है, वेंट हॉफ डिफरेंशियल मेथड। नाम से आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो है ये जो है डिफरेंशियल मेथड, यानी कि हम लोग डिफरेंशिएटेड रेट लॉ को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने लिखा भी हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ वी मे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑर्डर बाय टेकिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इनटू कंसिडरेशन। अब किस तरीके से इसको करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है कोई रिएक्शन है Na इंटू में प्रोडक्ट्स, या आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है, तो रेट लॉ कैसे लिखते हो, 1 अपॉन में माइनस का n इंटू में क्या डी ए बाई डी टी, इंटू में क्या लिखते हो आप रेट लॉ से कैसे, तो k इंटू में a रेज टू दी पावर n। ये आपके पास n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हम स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बातें कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन की बातें करें। तो आप यहाँ पर जो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको यहाँ पर ले सकते हो। बाद में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, बस ये खत्म होने के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ही बात करने वाले हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो ये आपके पास क्या है, 1 माइनस का 1 बाय n, ये भी तो आपके पास कॉन्स्टेंट है, इसको आप इधर लेकर चले जाओ तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का डी ए बाई डी टी, माइनस का डी ए बाई डी टी, माइनस को नहीं लेकर जाना, सिर्फ 1 बाय n को लेकर जाना है, सिर्फ 1 बाय n को लेकर जाना है। तो क्या हो गया, इक्वल टू के, आपका मान लो स्टार्टिंग में एक कांस्टेंट क्या था, के डैश था, अब क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, ए नोट ए की पावर n हो जाएगा। तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा, इसको आप क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट बोलते हो। तो आप अगर रेट को लिख सकते हो माइनस का डी ए बाई डी टी इंटू में क्या, के इंटू में ए रेज टू दी पावर n। ये आपके पास निकल कर आ गया रेट लो। अब आप इसकी हेल्प से कैसे निकालोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा इकट्ठा हो गया जिसके अंदर आप लोग कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, रेट को मेजर कर रहे हो, लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो रिएक्टेंट की, और आपने रेट को मेजर किया। फिर आपने क्या किया, आपने कंसंट्रेशन को फिर चेंज किया, आपने फिर से रेट को मेजर कर लिया। तो आपके पास एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि कंसंट्रेशन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, रेट है, C1 कंसंट्रेशन के ऊपर रेट क्या था, R1 था, C2 कंसंट्रेशन के ऊपर रेट क्या था, R2 था। तो उस टाइप के डेटा के लिए आपके पास हेल्पफुल होता है वेंट हॉफ डिफरेंशियल मेथड। कैसे यूज करोगे, आप यहाँ से क्या बोल, रेट क्या आपके पास, k इंटू में a रेज टू दी पावर n, k भी रेट कांस्टेंट है और n भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी कांस्टेंट है। रेट कंसंट्रेशन के साथ वेरी करता है, रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है पूरी रिएक्शन के अंदर, चाहे आप कितनी भी कंसंट्रेशन ले लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेम ही रहता है, वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप इसका यूज़ करके लिख सकते हो। पहले के लिए क्या लिखोगे आप, R1 इंटू में के C1 की पावर n, सेकंड के लिए क्या लिखोगे, R2 इंटू में के C2 की पावर n। क्या कर दो, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, C1 का n डिवाइडेड बाय क्या, C2 का n इंटू में क्या आ जाएगा, R1 बाय R2। इस तरीके से डिवाइड करा। मैंने क्या किया है, 1 बाय 2 को डिवाइड किया, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बाय 1 को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। आपके पास आ गया C2 की पावर n डिवाइडेड बाय C1 की पावर n इक्वल टू क्या, R2 बाय R1। उसके बाद मैंने यहाँ पर लॉग लिया है, दोनों से मैंने लॉग ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर पावर को कॉमन लेके पावर को बाहर निकालिया। सिंपल बेसिकली मैंने यहाँ पर सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की हुई है, और यहाँ पर आपका जो n है वो ये निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आप इस वाले पार्ट को भी इधर ले आओ, आपका जो फॉर्मूला तैयार है, n इक्वल टू क्या, ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय ln C2 बाय C1। अब हल्के में आप इस टॉपिक को भी मत ले लेना,
2016 दिसंबर के पेपर के अंदर आपसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना था कि क्या आपका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन वो करेंगे, थोड़ी देर के अंदर करने वाले हैं, मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा वो। लेकिन आप हल्के में किसी भी पार्ट को मत लो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है वो। बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स से 4 से लेकर 6 मार्क्स के। ये जो पार्ट ए जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था, मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए ईजी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 4 से लेकर 6 मार्क्स का आपका पेपर इजी होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का। लेकिन आपको वो इजी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, आपको वो भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ। तो आज आपका पार्ट ए को मैं कंप्लीट भी करने वाला हूँ। आज के बाद हम लोग पार्ट ए की बात नहीं करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात दोबारा नहीं करने वाले हैं। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, किसका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने का। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आपको पता है कि ln a बाई बी क्या होता है आपके पास, ln a माइनस का b होता है। ये इसको आप इस फॉर्म में भी लिख, ln a माइनस का ln का b होता है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सिंपल बेसिक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन मैंने यहाँ पर की हुई है, आप इसको लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर ln में लिया है और लोग के अंदर भी वही बात है। क्यों? क्योंकि आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 2.303 ऊपर भी लगाओगे और 2.303 नीचे भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, फिर यहाँ से कॉमन लेके बाहर लगा दोगे, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ से कॉमन लेके बाहर लगा दोगे, फिर बाहर से बाहर वाले को काट दोगे। तो चाहे आप ln के अंदर ले लो, चाहे आप log के अंदर ले लो, फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। क्वेश्चंस आपसे किस फॉर्म में आएंगे? आपको अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर रेट देगा और आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? डिफरेंशियल रेट लो लगाना है। और इस फॉर्मूले का यूज़ आप लोग करते भी आ रहे हो। जब आप कहते हो कि यार मेरी कंसंट्रेशन डबल हो गई, अगर आपकी कंसंट्रेशन के डबल होने से रेट डबल हो रही है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये सब चीज़ें आप बोलते हुए आए हो अब तक। अगर आपकी कंसंट्रेशन के डबल होने से अगर आपका रेट 8 टाइम्स हो गया तो आपका थर्ड ऑर्डर, ये आप बोलते हुए आ रहे हो। कैसे बोलते हुए आ रहे हो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन इफ रेट डज नॉट अफेक्ट, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया लेकिन आपका रेट इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? आपका रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा उस कंसंट्रेशन के ऊपर। इसका मतलब क्या? ऑर्डर क्या रहेगा उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के बीच साथ में? जीरो ऑर्डर। अगर उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करने से आपका रेट चेंज ही नहीं हो रहा तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा? जीरो ऑर्डर। या फॉर्मूले से देख लो, अब आप क्या कह रहे हो? ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन इफ रेट डज नॉट इफेक्ट, आप इसको बोलते हो डायरेक्टली, क्या है? जीरो ऑर्डर है। कैसे जीरो ऑर्डर है? क्या यूज करते हो आप लोग यूज करते हो वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। कैसे यूज करते हो? आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, तो मान लो C1 क्या है आपके पास? C है, इनिशियल कंसंट्रेशन C है, डबल करने के बाद वो 2C हो गई। आप कह रहे हो रेट डिफेक्ट नहीं हुआ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप R मान लो, तो सेकंड भी क्या है? R रहेगा। फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है आपके पास? n इक्वल टू log R1 बाई R2 log डिवाइडेड बाई log C1 बाई C2। मैंने आपको जो पीछे लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है n इंटू में log R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई क्या? log ऑफ C2 बाई C1। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है R1 बाई R2, यहाँ था R2 बाई R1। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप यहाँ पर भी माइनस को कॉमन लोगे, यहाँ भी ले, यहाँ भी आप, मैंने अगर यहाँ भी उल्टा किया है तो मैंने नीचे भी उल्टा कर दिया, तो माइनस से माइनस वहाँ भी कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जान पूछ कर तरीके से लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। R1 बाई R2 C1 बाई C2 भी कर सकते हो, R2 बाई R1 C2 बाई C1 भी कर सकते हो। लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लोग को छोड़ो। आप ln भी ले सकते हो, आप ln को भी साथ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें डिवाइड के अंदर है तो कॉमन निकल के चीज़ें कट जाती हैं। तो यहाँ पर सीधा क्या करोगे आप? R1 R2 की वैल्यू पुट करो। R1 क्या है आपके पास? R है। R1 क्या है आपके पास? R1 आपके पास क्या है? R है। R2 आपके पास क्या है? R है। C1 क्या आपके पास? C है। C2 क्या है? डबल कर रहे हो तो यह क्या हो गया? 2C हो गया। तो R बाई R तो क्या हो गया? log 1 हो गया। log 1 क्या होता है? 0 हो गया। तो पूरा क्या हो गया आपके पास? 0 हो गया। तो इसीलिए तो आप बोलते हो कि जब आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो, आपका रेट इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है? जीरो ऑर्डर हो जाता है। अगर आप बोलो कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन इफ रेट बिकम्स 2 टाइम, तो आप क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट भी डबल हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट 4 टाइम्स हो गया, सेकंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट 8 टाइम हो गया, आपको क्या? थर्ड ऑर्डर। ये सब चीज़ें आप लोग बोलते हुए आए हो अब तक। आज बस को देख रहे हैं कि मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं उन चीज़ों को। आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, C से आपने 2C कर दिया, रेट क्या हो गया? डबल हो गया, R से वो 2R हो गया। वैल्यू को पुट कर दो, log ऑफ R1 बाई R2 log ऑफ C1 बाई C2। R1 क्या? R, R2 क्या? 2R। R1 क्या? R, R2 क्या? 2R। C1 क्या? C, C2 क्या? 2C। पुट कर दो वैल्यू को, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊपर log ऑफ 1/2, नीचे क्या आ जाएगा? log ऑफ 1/2। कट गया, क्या आ गया पास? 1 आ गया, क्योंकि ऊपर ही तो सब कुछ सेम ही है, तो क्या आ गया? 1 हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई। उसके बाद आप क्या बोलते हो? ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन इफ रेट बिकम 8 टाइम, तो आप क्या बोलते हो? सीधा
थर्ड ऑर्डर है। कैसे बोलते हो आप लोग, सी से 2C गए, आर से आपका 8R हो गया, पुट कर दो वैल्यू, R1 की जगह R, R2 की जगह 8R, C1 की जगह C, R2 की जगह C2 की जगह 2C। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको उल्टा लिख दिया, मैंने इसको भी उल्टा कर दिया और मैंने इसको भी उल्टा कर दिया ताकि मेरे थोड़े से स्टेप बच जाए। इसको मैंने क्या लिख दिया, log ऑफ 8R बाई R, इसको क्या लिख दिया, रेट ऑफ 2C बाई C, C से C काट दो, R से R काट दो, क्या बच गया, log 8 बाई log 2। 8 क्या होता है आपके पास, 8 होता है 2 का क्यूब, 2 के क्यूब को क्या लिखते हो आप, 8, 2 इंटू 2 4, 4 2 इंटू में फिर से 8 हो जाता है। तो यार क्या करते हो, 8 का लिख सकते हो 2 का क्यूब, तो मैंने इसको 2 का क्यूब लिखा। 3 को मैं पावर में है, 3 को मैं आगे ला सकता हूँ, 3 इंटू में log 2, log 2 से log 2 को क्या निकल कर आ गया आपके पास, 3 निकल कर आ गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग बोलते हुए आ रहे हो, आप लोग यूज़ करते हुए आ रहे हो वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड को। अब टाइम है उसके मेथड का नाम जानने का, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, क्या उसका फॉर्मूला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड को पढ़ लेते हैं, रेशो वेरिएशन मेथड। बेसिकली जो हमने अभी भी पढ़ा है वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, ये भी उसी तरीके से काम करता है, लेकिन जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उसके अंदर आपके पास रिजेक्टेंट कितना था, 1 था। यहाँ पर जो हमारे पास रिजेक्टेंट होंगे वो 1 से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, आप चाहे कितने भी ले लो। अभी इसका क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज सेम एज दैट ऑफ वेंट ऑफ मेथड। उसके अंदर हम क्या करते थे, अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर रेट को चेक करते थे और फिर लोग वहाँ से ऑर्डर को निकाल लेते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करने वाले हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरिड बाय नोन फैक्टर। हम लोग किसी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्शन है A प्लस B प्लस C, यानी कि आपके पास 3 रिएक्टेंट है, तो आप लोग एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी करोगे बाय नोन फैक्टर, यानी कि आपको पता होगा कि आपने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया है, ट्रिपल किया है, 4 गुना किया है, 5 गुना किया है, आपको पता होगा बाय नोन फैक्टर। और ये तो आप खुद भी कर सकते हो, आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, तो आपको इनिशियल क्वांटिटी कितनी लेनी है तो आपके हाथ में ही है। आप स्टार्टिंग में 2 ग्राम ले लो, फिर आपको डबल करना है, आप 4 ग्राम ले लो, फिर आपको और डबल करना है तो आप 16 ग्राम ले लो। तो इस तरीके से आप लोग करते रहते हो, 8 ग्राम ले लो, 16 ग्राम ले लो, आपके हाथ में है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितने फैक्टर से इंक्रीज कर सकते हो, वो सब आपके हाथ में ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास 3 रिएक्टेंट है, A है, B है, C है। आपने पहली रिएक्शन की, आपने 2 ग्राम A लिया, 2 ग्राम B लिया, 2 ग्राम C लिया। अब आपने क्या किया, रेट को आपने वहां पर ऑब्जर्व कर लिया, इनिशियल रेट को आपने ऑब्जर्व कर लिया, मान लीजिए वो क्या है, R1 है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर रहे हो। इसके अंदर आपने क्या किया, A, B और C के अंदर से B और C की कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा, यानी कि B को भी 2 ग्राम लिया, C को भी आपने 2 ग्राम लिया, उसकी कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा। लेकिन A को आपने डबल कर दिया, यानी कि 2 ग्राम से 4 ग्राम कर दिया। तो जब आप एक को डबल करोगे तो दूसरे पहले जो बाकी दोनों बच गए उनको क्या लेने वाले हो, आप लोग कांस्टेंट करने वाले हो। आपको सिर्फ एक को ही वेरी करना है, बाकी को कांस्टेंट रखना है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरिड बाय ए नोन फैक्टर कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व। उसके बाद हम लोग रेट को ऑब्जर्व करते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर एवरी रिएक्टेंट एंड वी मे फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट 1 by 1। पहले वाले केस के अंदर आपने A को वेरी किया, B और C कांस्टेंट था। अगले केस के अंदर आप क्या करोगे, A और B को वेरी रखे, C को चेंज कर दो, A और B को कांस्टेंट रखे, C को चेंज कर दो, फिर क्या करो, A और C को कांस्टेंट रख के B को चेंज कर दो। तो आपको बारी बारी चेंज करना है और आप पहले क्या निकालोगे, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, फिर क्या निकालोगे, C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, फिर क्या निकालोगे, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। उसके बाद टोटल क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। इस तरीके से आप लोगों को ऑर्डर निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, क्या μ1A प्लस μ2 प्लस μ3 में, आप कुछ भी ले सकते हो, आप μ1 ले लो, T ले लो, A ले लो, A बोल दो, आप B बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हो। मैंने यहाँ पर ऐसी कोई भी रिएक्शन ले ली। उसके बाद आपका रेट है वो क्या है, K इंटू में A रेज टू दी पावर A, B इंटू में B रेज टू दी पावर B, C इंटू में C रेज टू दी पावर B। अब ये A आपका μ1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, B आपका μ2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, C आपका μ3 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इक्वल कब होगा, जब रिएक्शन आपके पास एलिमेंट्री होगी, एलिमेंट्री नहीं होगी तो बराबर नहीं निकल कर आएगा। तो आप इस तरीके से भी रेट को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन ऑफ A को इंक्रीज कर दिया बाय J टाइम्स, यानी कि आप डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो। मैंने उसको बस जनरल बोल दिया, क्या J टाइम्स, मैंने उसको बोल दिया कि आपने J टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया एंड कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C कांस्टेंट। और आपको इनिशियल रेट लिखना है। तो इनिशियल रेट अगर आप पहला लिखोगे, जब आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो आपका R1 क्या था, जो आपका पहला था, आपकी A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C इंटू में ये आपके पास क्या है, R1 है पहला, इसको बोल दो नंबर ले लो। उसके बाद आपने A को कर दिया J टाइम्स से इंक्रीज, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, R2 इंटू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या, K इंटू में J टाइम्स A, क्योंकि कंसंट्रेशन J टाइम हो गई है, J इंटू में A इंटू में A, J इंटू में A इंटू की पावर A, फिर B की पावर C B, फिर C की पावर C। तो ये आपके पास क्या हो गया, R2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, आपको इक्वेशन डिवाइड कर दो, R2 by R1 आ जाएगा, K इंटू में ये सब आ जाएगा। तो B से B, C से C, B से B, C से C आपका यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे J की पावर A इंटू में A की पावर A,
पावर को मैंने दोनों के ऊपर, नीचे क्या था आपके पास ए की पावर ए था, तो ए की पावर ए को यहाँ से काट दो, क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ यहाँ से जे की पावर ए ही बच जाएगा, के से के भी कट जाएगा, तो क्या हो गया आपके पास, निकल कर आ गया आपके पास जे की पावर ए आ गया। कैसे निकालोगे, उसके बाद आप इसको लोग ले लो, क्या आ गया, यहाँ पर भी आपने लोग लगा दिया और आपने यहाँ पर भी लोग लगा दिया। यहाँ पर लोग लगाओगे तो पावर को आप आगे ले आ सकते हो, तो क्या आ गया बस log ऑफ R2/R1 इक्वल टू क्या, log ऑफ जे। आपको क्या चाहिए, आपको ए चाहिए, तो क्या निकल आ गया, log ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाय क्या, log ऑफ जे। अब बेसिकली जे क्या था, बेसिकली जे क्या था, जे आपका क्या निकल कर आ रहा है, देखिए जे को आप ध्यान दीजिए, जे आपका क्या है, जे आपका बेसिकली R2, जे आपका क्या है, ये आपका इस पूरी कंसंट्रेशन को आप क्या बोल सकते हो, C2 बोल सकते हो, इस पूरी कंसंट्रेशन को क्या बोल सकते हो, C1 बोल सकते हो। तो बेसिकली जो आपका जे है वो क्या है, C2/C1 ही तो है, कितने फैक्टर से आपने उसको इंक्रीज किया वही तो है। अगर आप डबल कर रहे हो तो आपका J2 हो जाएगा, अगर आप ट्रिपल कर रहे हो तो आपका J3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर और इस फॉर्मूले के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का फ़र्क है कि मैंने इसको किस तरीके से लिखा हुआ है। जो फॉर्मूला आपने यहाँ पढ़ा है वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड के अंदर, ये वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इस फॉर्मूले के अंदर और उस फॉर्मूले के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ध्यान से चीज़ों करिए, क्या चीज़ें आपको दी गई है, कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो रेशियो वेरिएशन मेथड हो गया। अब पढ़ते हैं क्या, ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन मेथड। अब जो रेशियो वेरिएशन मेथड हमने पढ़ा, हमने एक बार एक ही कंसंट्रेशन को चेंज किया, फिर हम बी की करेंगे, सी और ए को कांस्टेंट रखे, फिर हम सी करेंगे और बी को कांस्टेंट रखे। तो आपको दो कांस्टेंट रखना है, एक बार में आपको एक को ही वेरी करना है और आप लोग वहाँ से चीज़ों को निकालते हुए आ सकते हो। अब बात करते हैं अगले मेथड की, क्या है, ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन मेथड। अब नाम से आपको पता लग रहा है कि आपको यहाँ पर डाइल्यूशन करना है। अगर आप रिएक्शन के अंदर डाइल्यूशन कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई 3 रिएक्टेंट है, आप किसी को डाइल्यूट बोल रहे कि मैंने डाइल्यूट कर दिया उसको, इसका मतलब क्या, आपने उसको पानी ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर डाइल्यूशन का मतलब अलग है। यहाँ पर क्या मतलब है, आपने रिएक्शन को एक्सेस में कर दिया। मान लीजिए आपके पास 3 रिएक्टेंट है, ए है, बी है, सी है, राइट। अभी जब हमने पढ़ा था सूडो रिएक्शन तो हमने क्या कहा था, आपके पास 2 रिएक्टेंट रहेंगे, ए और बी, आपके पास 2 रिएक्टेंट रहेंगे। उसके अंदर से आप क्या कर रहे हो, आप बी को ले रहे हो एक्सेस के अंदर। अगर आपने बी को एक्सेस के अंदर ले लिया तो रेट बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बात हमने की थी कब, जब हमने पढ़ा था सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ए प्लस बी आपका क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। उसके बाद आपने कहा था अगर आप बी को एक्सेस कर दोगे, तो आपकी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की ना रहकर क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। आप उसको सूडो क्यों बोलते हो, क्योंकि साथ में कांस्टेंट भी अटैच हो रहा था, हमने उसकी बात कर ली है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा अभी तक तो आप प्लीज़ वो लेक्चर देख के आ जाए, ताकि आपको ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप क्या कर रहे थे, आप बी को ले रहे थे एक्सेस के अंदर और फिर आपका रेट सिर्फ ए के ऊपर डिपेंड हो रहा था। तो इस तरीके से आप चीज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 3 रिएक्टेंट है, ए, बी और सी, और आपने बी और सी को एक्सेस के अंदर ले लिया। बी और सी आपके पास बहुत ज़्यादा आपने एक्सेस के अंदर ले लिया, इतना एक्सेस ले लिया आपने कि रेट बी और सी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बस रेट सिर्फ ए के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहले पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। इन दिस मेथड वन ऑफ द रिएक्टेंट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, आप किसी एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करते हो, किसी एक रिएक्टेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, बाकी दोनों को आपने क्या कर दिया, उसको आपने उसी कंसंट्रेशन को आपने एक्सेस के अंदर कर दिया। अगर आपने उसको एक्सेस के अंदर कर दिया तो आप सिर्फ कम वाले को पढ़ोगे, जो आपके पास रिएक्टेंट कम है आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करोगे, उसी को आप कंसीडर कर रहे हो। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन इन विच 3 रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व, μA1 प्लस μ2B प्लस μ3C गिव्स प्रोडक्ट। ये आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है। इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर द कंडीशन दैट बी एंड सी आर प्रेजेंट इन एक्सेस, यानी कि बी और सी आपके पास कैसे हैं, एक्सेस के अंदर हैं। और मैंने आपको कहा है अगर आपके पास कोई क्वांटिटी एक्सेस के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है सेकंड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो रेट है एक्सेस क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आपका बी और सी एक्सेस के अंदर है, इज प्रेजेंट इन एक्सेस, देन रेट विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आप वहाँ से लिख सकते हो रेट इक्वल टू क्या, के ए रेज टू द पावर एन, एंड देन ऑर्डर में बी ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द अदर मेथड। जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं आप वहाँ से ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हो। आप रेशियो वेरिएशन मेथड लगा सकते हो, आप वहाँ से क्या लगा सकते हो, वेंट ऑफ मेथड को लगा सकते हो, वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड को लगा सकते हो, क्योंकि आपकी ये फॉर्म तो आ गई। उसके बाद आप क्या करो, ए की कंसंट्रेशन को चेंज करते रहो, रेट को मेजर करते रहो, आपके पास C1 आता रहेगा, R1 आता रहेगा, C2 आता रहेगा, R2 आता रहेगा। वहाँ से आप क्या निकाल लो, आप वहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालो, जैसे आपने कहाँ निकाला था, वेंट ऑफ मेथड के अंदर निकाला था। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप लोग क्या करो, आप आप यहाँ से क्या करते रहो, अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम के ऊपर ए की वैल्यू को चेक करते रहो, अलग अलग टाइम के ऊपर। T1 के ऊपर मान लो A1 है, T2 के ऊपर क्या है, A2 है, T3 के ऊपर क्या है, A3 है। फिर उसके बाद क्या करो, आप ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ बनाओगे आप, A और T का बना के देख लो, ln A का और T का बना के देख लो,
एल एन वर्सेस टी का बना के देख लो और 1/a और टी का बना के देख लो, जिसका ग्राफ लीनियर, समझ जाओगे आप कौन सा ऑर्डर है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप कोई मेथड को यूज़ कर सकते हो अगर आप इस फॉर्म तक लिखना सीख गए तो। लेकिन इस फॉर्म तक आप कैसे पहुँचोगे, जब आपको बाकी के दोनों रिएजेंट को एक्सेस में करना है। अब इसका मतलब क्या है, एक्सेस में करने का मतलब ये भी तो है ना कि आपके पास वो रिएक्टेंट प्रेजेंट भी होने चाहिए। यानी कि जब आप लैब के अंदर बैठ रहे हो, आपके पास 3 रिएक्टेंट है, तो आपके पास उसकी मात्रा भरपूर होनी चाहिए। क्या कर रहे हो आप बेसिकली यहाँ पर, आप पहले ए को आइसोलेट करोगे, बी और सी को एक्सेस के अंदर लेने वाले हो, ठीक है। फिर आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करोगे जहाँ पर आपको ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, बी और सी को एक्सेस के अंदर ले रहे हो। उसके बाद आप लोग वेंट ऑफ मेथड को अप्लाई करके ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को निकाल लोगे। समझने की कोशिश करो हम लोग क्या कर रहे हैं लैब के अंदर, ठीक है। आपका ए के रिस्पेक्ट के अंदर ऑर्डर निकल गया। अब आप क्या करोगे, अब आप लोग ए और सी को कांस्टेंट, ए और सी को एक्सेस के अंदर लोगे, बी के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ए और सी आपने ले लिया क्या एक्सेस के अंदर, आपका इनिशियल रेट निकल कर आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से ऑब्जर्वेशन करोगे, ए और सी आप क्या लोगे एक्सेस के अंदर लोगे, और बी की कंसंट्रेशन को हल्का सा इंक्रीज करके देखोगे, डबल करके देखोगे, ट्रिपल करके देखोगे, और फिर आप क्या लगाओगे, वेंट ऑफ मेथड लगाओगे। तो आपको 6 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और आपको 6 बार हर एक रिएजेंट को एक्सेस के अंदर लेना पड़ेगा। एक्सेस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर लेना पड़ेगा। तो आपके पास उतने रिएक्टेंट की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी हैव एवरी रिएक्टेंट इज अबंडेंस। आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट भरपूर मात्रा के अंदर अगर होंगे, उनकी अबेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी, तभी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। तभी आपके लिए क्या होगा, ये किफ़ायती होगा। इस मेथड को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपके पास क्या हो, एवरी रिएक्टेंट अबेंडेंस। आपके पास ए भी ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास बी भी होना चाहिए और आपके पास सी भी होना चाहिए भरपूर मात्रा के अंदर, तभी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपके सारे के सारे मेथड कवर हो चुके हैं। 6 मेथड है ऑर्डर निकालने की, हमने उसकी बात कर ली है। तो ऑर्डर वाले पार्ट के अंदर से हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा स्टोचियोमेट्री क्या होती है। स्टोचियोमेट्री के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हमने वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कंसेप्ट देखा, रेट ऑफ कन्वर्जन को पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा। वहाँ से हमने सीखा कि आप क्यों रेट को इक्वल लिखते हो, ए और बी के इनकी किस तरीके से आप इनको इक्वल लिखते हो, कैसे आप इक्वल लिखते हो। वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है, ना कि आपका रेट बराबर होता है। तो उसके आप कुछ भी आप बोलो, आपको बस एक्सप्रेशन को याद करना है, किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, कैसे आप उस रेट को इक्वल टू कर सकते हो, के इंटू में ए रेज टू दी पावर ए इंटू में बी रेज टू दी पावर बी। उसके बाद थोड़ी बहुत बात की ऑर्डर की। अब ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की बात करेंगे, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। मोलिकुलरिटी सिर्फ 1 2 3 हो सकती है, वो इंटीजर के अंदर नहीं होगी, वो नेगेटिव के अंदर नहीं होगी। ऑर्डर आपका नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। या बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो और नेट के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आते, तो इतना बेसिक पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमने उसके ऊपर फोकस किया है, सिर्फ हमने उतना ही पार्ट पढ़ा ऑर्डर के अंदर, लेकिन हमने उतना इनफ पढ़ लिया। अब आप ऑर्डर वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़कर जाओगे। मैं हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके CSIR नेट के अंदर पूछे गए या फिर गेट के अंदर पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा जीरो ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर को और सेकंड ऑर्डर को, उनकी इक्वेशंस को देखा और हमने हर एक ऑर्डर के अंदर 5 बातें करी। पहली बात हमने क्या करी, हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ और टी के साथ हमने इक्वेशन देखी, उसका ग्राफ देखा। हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ और टी के साथ इक्वेशन देखी और ग्राफ देखा। थर्ड हमने बात की किस चीज़ की, हमने अगर आपको डेटा गिवन हो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टी के बीच में, तो आप कैसे ऑर्डर को निकालोगे। अगर आपके पास कंसंट्रेशन गिवन हो प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, तो आपकी क्या चीज़ कांस्टेंट होती है और कैसे आप लोग ऑर्डर को निकालते हो, कैसे आप लोग रेट कांस्टेंट को निकालते हो। उसके बाद हमने बात की, उसके बाद हमने पढ़ा हाफ लाइफ का कंसेप्ट, कैसे आप लोग हाफ लाइफ निकालते हो, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, उसकी बात की। उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिकली अलग से पढ़ा क्या, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने 6 मेथड पढ़े। पहला मेथड क्या था, रेट लो एक्सप्रेशन मेथड। सेकंड मेथड आपके पास क्या था जो हमने आज ही पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है पहले, ग्राफिकल मेथड। थर्ड हमने क्या पढ़ा है, हाफ लाइफ मेथड। फोर्थ हमने क्या पढ़ा है, वेंट ऑफ मेथड। सिक्स्थ हमने क्या पढ़ा है, रेशियो वेरिएशन मेथड। और फिफ्थ हमने पढ़ा है रेशियो वेरिएशन मेथड। सिक्स्थ क्या पढ़ा है, ऑस्टवर्ड डायल्यूशन मेथड। तो आपको ये सारे के सारे मेथड आने चाहिए, जो पहले की बेसिक बातें वो सारी की सारी आनी चाहिए। अगर आपको ये आती है तो आपके एग्जाम के अंदर 4 से लेकर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा पार्ट ए के अंदर से, हर साल आता है और ईजी ही आएगा। आपको बस ये सारी बातें याद रहनी चाहिए। ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे आपको वो घुमा देगा क्वेश्चन के अंदर, उसकी भी बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे पास आने वाले हैं इस ऑर्डर वाले पार्ट के अंदर से। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानते हैं, क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, दीज मेथड्स आर सुटेबल फॉर सिंपल रिएक्शंस व्हेन द रिएक्शन इज इन होमोजीनियस मीडियम इन विच रेट आर सिंपल फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। जितने भी हमने अभी मेथड पढ़े हैं, जो हमने 6 मेथड पढ़े हैं जहाँ से आप लोग ऑर्डर को निकाल रहे हो, ये आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास रिएक्शन क्या हो, बहुत सिंपल रिएक्शन हो,
कैसे रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन मतलब क्या, आपका जो कंसंट्रेशन और टाइम की जो रिलेशन निकल के आ रही है, जो इक्वेशन आपको निकल के आ रही है, वो काफ़ी सिंपल सी आपके पास रिलेशन करे, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो उन चीज़ों की बात करते हैं इन मेथड से, हम लोग वहाँ से वो चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर रिएक्शंस सिंपल नहीं होती, रियलिटी के अंदर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, कोई स्टेप रिवर्सिबल होता है, आपको कैटलिस्ट डालना पड़ता है बीच में, कोई चीज़ बन रही है खत्म हो जा रही है, कोई एक्सेस करना बच जाए, तो आपके पास रिएक्शन कुल मिलाकर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर आपके पास रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो गई तो आप इन सब मेथड को यूज़ नहीं कर पाओगे। बेसिकली हम लोग अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि आखिर आपको काइनेटिक्स के अंदर और क्या पढ़ना है। अभी बहुत ज़्यादा काइनेटिक्स बची हुई है और वो काइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। अभी इस टाइम पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आखिर हमें अभी और पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। थर्मोडायनामिक्स का हम बेसिकली हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हम लोग सिस्टम को आइडियल लिया, हमने सिस्टम को लिया आइडियल, हमने निकाला वर्क डन आइडियल केस के अंदर, आइडियल, रिवर्सिबल, आइडियल, इरिवर्सिबल। लेकिन लास्ट में आते आते हम क्या करेंगे, हम लोग वंडरवॉल गैस के लिए भी वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि रियलिटी के अंदर आपकी गैस कैसी होती है, वंडरवॉल इक्वेशन को वो फॉलो कर रही होती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हर एक चैप्टर के अंदर पहले सिस्टम को आइडियल मानते हैं, आइडियल सिस्टम को मान के हम लोग अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, राइट। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम तो आइडियल नहीं होता, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं आइडियल सिस्टम के अंदर, और फिर हम लोग रियल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है। हम लोग थर्मो के अंदर क्या करते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं आइडियल वर्क डन निकालना, बाद में कैसे पढ़ेंगे हम लोग, वर्क डन इन वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ गैस। क्वांटम में क्या पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हम लोग आइडियल मॉडल लेकर चलते हैं, आपका SHO भी आइडियल, आपका पार्टिकल मंडी बॉक्स भी आइडियल, आपका सब कुछ क्या आइडियल। लेकिन बाद में क्या शुरू करते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेशन, बाद में हम क्या करते हैं, परटर्बेशन, अपने आइडियल सिस्टम को हम लोग परटर्ब करते हैं। तो बेसिकली हम लोग पहले आइडियल सिस्टम को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करके हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड के ऊपर जाते हैं। तो काइनेटिक्स के अंदर अभी तक आप लोग आइडियल सिस्टम की बात करें, जहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन है उनके अंदर जो रेट है वो सिंपल फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन थे, रिएक्शन बहुत सिंपल आ रही थी, होमोजेनियस मिक्सर की आ रही थी, बहुत सिंपल रिएक्शन आपके पास आ रही थी, उसकी हमने बात की अभी तक केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। लेकिन ये मेथड सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है और रियलिटी के अंदर ऐसी रिएक्शन होती ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, दीज मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वेयर रिएक्शन अकर्स इन मल्टी स्टेप। अगर आपकी रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो वो आप उसके लिए इन मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते। और आपको पता है कि आपके पास जितनी भी रिएक्शंस होती है वो लगभग सारी की सारी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होती है। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी तक हमने सिंपल रिएक्शन पढ़ी, अब हमने इसके अंदर लेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। अब हम लोग रिएक्शन को क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे, कंसेक्यूटिव रिएक्शन की बात करेंगे, पैरेलल रिएक्शन की बात करेंगे, अपोजिंग रिएक्शन की बात करेंगे। उन सब के अंदर कैसे आप लोग रेट को निकालते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो आइडियल सिस्टम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे, परटर्बेशन पढ़ेंगे, और वहाँ से हम लोग इन चीज़ों को अब लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। इन केस ऑफ फास्ट रिएक्शन, फास्ट जो आपके पास रिएक्शन जो मिली सेकंड के अंदर होती है, 2 सेकंड में हो गई, 4 सेकंड में हो गई, तो उसके अंदर आप कैसे करोगे इन सब मेथड के अंदर। आपको तो टाइम शुरू करती है, आपका रेट चेंज हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो कैसे आप T1 पे R1 मेजर करोगे, कैसे आप T2 के ऊपर R2 मेजर करोगे, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो रिएक्शन तो बहुत फास्ट हो गई आपके से। तो उसके इसके अंदर आप कैसे निकालते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या होती है आपके पास, रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, टेम्परेचर जंप पढ़ने वाले हो, प्रेशर जंप पढ़ने वाले हो। इसको बेसिकली क्या बोलते हो, परटर्बेशन बोलते हो, काइनेटिक्स का परटर्बेशन बोलते हो। आप फ्लैश फोटोलाइसिस पढ़ोगे, लेजर टेक्निक पढ़ोगे, तो अभी आपकी काइनेटिक्स बची हुई है। ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि हम लोग काइनेटिक्स को आगे क्यों पढ़ रहे हैं, इसके अलावा क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। काइनेटिक्स पढ़ना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि जो हमारा काम है, जो हमारी डेली लाइफ में जो रिएक्शन होती है वो ऐसी रिएक्शंस नहीं होती जिनकी हमने अभी तक बात की। तो जो हमने बात की उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको नीचे नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस गेट के अंदर या फिर नेट के अंदर आपसे पूछे जा चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इनमें से करा दूँ, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको वो करा देता हूँ कैसे आपको चीज़ों को यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन A+B प्रोडक्ट वेयर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेम। ए के लिए भी और बी के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपकी, सेम है, एंड K इज द रेट कॉन्स्टेंट, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज, हाफ लाइफ क्या होगी रिएक्शन की। गेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ये। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 रिएक्टेंट तो हैं, A+B है, और आपको पता है जब आपका रिएक्टेंट अलग अलग होता है तो आपको उसकी इक्वेशन भी याद है। लेकिन आपको यहाँ पर कह रहा है कि इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। वो कितनी है, X है।
अब अगर आप ध्यान दें, अभी तक आपने जितना भी रेट पढ़ा है वहाँ पर आप लोगों ने क्या नेचर ऑफ रिएक्टेंट को कहीं भी देखा है? क्या आपने देखा है कि अगर आपने सिर्फ कंसंट्रेशन वहाँ पर देखा, मान लीजिए अगर आपको रिएक्शन है NaCl प्लस H2O, तो आपने NaCl की भी कंसंट्रेशन को लिखा है, H2O की भी कंसंट्रेशन को लिखा है, आपने क्या कहीं बात की कि आपका NaCl तो आयनिक कंपाउंड है? क्या वहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ आया जहाँ पर जो कोई ऐसा वेरिएबल आया जो नेचर ऑफ कंपाउंड को डिस्क्राइब कर रहा हो? सिर्फ कंसंट्रेशन आया। अगर आपकी कंसंट्रेशन आयनिक की वो सेम है, अगर आपका कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो उसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 हो सकती है, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 हो सकती है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, नेचर ऑफ कंपाउंड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। और ये आपसे कह रहा है कि आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है वो सेम है, तो मैं क्यों इसको A प्लस बी मानूँ? मैं क्यों कॉम्प्लेक्स के में जाऊँ? मैं मान लेता हूँ इसको 2A प्लस बी हो रही है, कंसंट्रेशन क्या है X में हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप फिर ये आपसे कह रहा है कि एंड K इज द रेट कांस्टेंट, द हाफ लाइफ क्या होगी? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये हाफ लाइफ का आपसे सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया किस तरीके से, उसने आपको A और B अलग अलग दिया है, लेकिन आपको बोला कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। अगर आप लोग दो वाला फॉर्मूला लाओगे, दो वाला फॉर्मूला क्या था आपके पास? 1 में K इंटू में क्या करते थे आप? A माइनस का B करोगे, ln इंटू में क्या A माइनस का X इंटू में क्या B माइनस का X इंटू में क्या आपके पास B यहाँ पर और A यहाँ पर। अगर आप लोग दो रिएक्टेंट मान के इसको करोगे, आप कह रहे हो कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, तो आपका A माइनस B 0 हो जाएगा, 1/0 हो गया। तो आप इसको फॉर्मूले से तो कर ही नहीं पाओगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप यहाँ पर नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो। कंसंट्रेशन के अंदर आपकी दोनों सेम दे रखी है और आपसे कहा क्या गया है, आपसे हाफ लाइफ पूछी है। तो हाफ लाइफ का आपको जनरल फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है वो? आपको पता है कि 1 में K इंटू में A नोट तो आएगा ही, और सेकंड ऑर्डर के लिए बेसिकली यही होता है। लेकिन आपको जनरल एक्सपेरिमेंट क्या लिख देता हूँ आपको मैं, 2 इंटू 2 माइनस 1 करते हो आप, इसके बाद क्या n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू में n माइनस 1, इसकी जगह क्या रख दो आप, n की जगह आप 2 कर दो, 2 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1 इक्वल टू क्या? 1 में K इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? X है, X की पावर 2 माइनस 1, क्या निकल कर आ गया ये? 2 रेज टू दी पावर 1 क्या? 2, 2 माइनस 1 क्या? 1, 1 में 2 माइनस 1 क्या? 1, ये भी पूरा 1 हो गया, इंटू में क्या? 1 में X रेज टू दी पावर 1, तो 1 में KX, सीधा आंसर आ गया आपके पास। गेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिया है। तो अगर आपके पास कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे आपके पास दो अलग अलग रिएक्टेंट दिए हुए हो, लेकिन वहाँ पर कंसंट्रेशन सेम हो, तो आप उसको सेम मानकर भी कर सकते हो और वो क्वेश्चन वैसे ही होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है? The phosphorus 32 phosphorus radioisotope used in leukemia therapy has T half आपको गिवन है। What percentage of 32P remains after 35 days? 35 डेज के बाद आपके पास कितना फॉस्फोरस बच जाएगा? आपको T हाफ गिवन है 14.26। तो जनरली आपके पास जो आइसोटोप होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, गिवन नहीं हो तब भी आप लोग इन आइसोटोप का जो डीके इनको फर्स्ट ऑर्डर मान के क्वेश्चन को करोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर मान के चलो, मान लो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर, तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे? आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे रिएक्शन को पता है, आपको रिएक्टेंट, आपको जो इक्वेशन है वो आपको क्या पता है? आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपका क्या रिएक्शन होती है? T इक्वल टू क्या? 1/K ln A में A माइनस का X, ये आपके पास रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको ये चीज़ पता है, आप इसको कर सकते हो। आपको रिएक्टेंट वाले, आप मान लो आपको रिएक्टेंट वाली इक्वेशन है तो आप उसको लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखोगे आप? ln A नोट ln A प्लस का KT, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है? A नोट की जगह क्या करना है आपको? A करना है, A की जगह क्या करना है आपको? A माइनस का X करना है। उसके बाद इसको इधर ले आओ, कैसे कर दोगे आप? ln A में A माइनस का X इक्वल टू क्या होगा? KT हो गया, T को आप उधर के इधर ले आओ। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हो। आपको एक इक्वेशन याद करनी है, दूसरी को आप वहाँ पर बैठ के डिराइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आपको दोनों याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इक्वेशन क्या आपके पास? T इक्वल टू क्या? 1/K ln A में A माइनस का X। अब आपसे पहली चीज़ क्या दी गई है? उसने यहाँ पे आपको बोला है कि आपका T हाफ कितना है? 14.6 डेज, यानी कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है 14.26 डेज़ के अंदर। और आपसे पूछा है रिएक्शन जो है वो 35 डेज़ के अंदर, 30.35 डेज़ के अंदर आपकी कितनी % रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? आपको पता है T आपके लिए क्या, अगर इसको यहाँ पर इधर आप K लिख लो, इधर आप क्या कर दो? T कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसके अंदर आप कर सकते हो। आपका रेट कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो आप क्या करने वाले हो? आप कर दो, आप क्या 1 में T1 लगा दो ln A में A माइनस X1 इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 में T2 ln A में A माइनस का X2 आप लगा दोगे। A आप क्या मानोगे यहाँ पर? 100 मान लो, क्योंकि आप परसेंटेज के अंदर बात कर रहे हो। तो A आपका 100% है, तो A आप क्या लगा दोगे? आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो। T1 कितना है? T1 है 14.26, ln A को 100 मान लो, 100 माइनस का कितना कंप्लीट हो गया? यहाँ पर 50% कंप्लीट हो गया, 50 कट गया, इक्वल टू क्या? 1 में T2 क्या आपके पास? T2 आपको निकालना है। T2 क्या है? T2 आपको गिवन 35 डेज, T2 आपको गिवन है 35 डेज आपको गिवन है। ln इंटू में A क्या है? 100 है, अपॉन में क्या? 100 माइनस का X2, यानी कि आपको X2 निकालना है। अब आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स
कैलकुलेशन बन गई यहाँ पर। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है किसका है, CSIR नेट का है। अगर बात करूँ CSIR नेट के एग्ज़ाम की, तो क्या वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड है? तो अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप इस कैलकुलेशन कैसे करोगे और कैसे आप इस वैल्यू को पहुंचोगे? इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है ही नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉमन सेंस लगानी है। अब कॉमन सेंस कैसे लगानी है उसकी बात करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अगर आप लोग कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को पहले भी करने लगते तो आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है T हाफ। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, 100 है, मान लीजिए 100 है। अगर मैं पहला T हाफ लूँगा तो क्या हो जाएगी यार, 50 हो जाएगी, आधी हो गई। सेकेंड T हाफ लूँगा तो क्या हो जाएगी आपके पास, 25 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं एक और T हाफ लूँगा तो क्या हो जाएगी आपके पास, 12.5 हो जाएगी। अगर मैं एक और T हाफ लूँगा तो क्या हो जाएगी, ये आपके पास समथिंग अराउंड कुछ 7 पॉइंट कुछ करके आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गई, राइट। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि पहला जो आपका T हाफ है वो कितना है, 14.26 है। यानी कि 14, ये मैं इसको अलग पेन से लिखता हूँ, यानी कि ये कि 14.26 डेज़ के अंदर आपके जो है 100 से लेके वो 50 तक पहुंच गया है। कितने दिन में, 14.26 डेज़ के अंदर। और आपसे पूछा है कि 35 डेज़ के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो 14.26 यहाँ पर भी है, T हाफ अगला भी ये रहेगा 14.26, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका T हाफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो 14.26 आपको यहाँ दिन लगेंगे, 14.26 आपको यहाँ पर दिन लगेंगे। आपसे पूछा है 35 डेज़ के बाद, तो 14 तो ये रहा, 14 + 14 कितना हो गया, 28 के लगभग हो गया। और 28 के अंदर आप 49 को, तो यहाँ पर आप पहुँचोगे 42 डेज़ के बाद। यहाँ पर कितने पहुँचोगे आप, 42 डेज़ के बाद। यहाँ पर आप कब तक पहुँच जाओगे, यहाँ पर आप पहुँच जाओगे लगभग 29 डेज़ के बाद। तो आपसे पूछा है 35 डेज़, वो कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। अगर इसके बीच में होगा तो आपकी कंसंट्रेशन भी 25 से लेकर 12.5% के बीच में ही होनी चाहिए। और अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 18.3, और ये इसका आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस को आपको कॉमन सेंस के साथ भी करने हैं। कैसे आप इन क्वेश्चन को करते हो, क्योंकि CSIR नेट का जो पेपर फॉर्मेट होता है वो पेपर इस तरीके से बनाया जाता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ना आए। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूले को पुट करने के बाद कहीं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कैलकुलेशन से नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कोई और तरीका लगाओ। तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपका T हाफ कांस्टेंट रहता है, तो 100 से 50 आने में 14 दिन लगेंगे, 50 से 25 आने में 14 दिन लगेंगे, 25 से 12.5 आने में 14 दिन लगेंगे। तो 12.25 तक पहुंचने में लग गए मुझे कितने दिन, 29 डेज़। 12.5 तक मुझे लग गए 42 डेज़। आपसे पूछा कि 35 डेज़ के बाद क्या रहेगी, तो कहीं ना कहीं 12.5 के बीच में ही रहेगी। ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक गिवन है, कितना, 18.3। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं गेट में जो आया हुआ है। फॉर ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 10 मिनट्स, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर आपको गिवन है, आपको पता है रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू, यानी कि अगर आपको मैं बात करूँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, A0 आपको दे रखी है, मान लो C मान लो, तो A आपकी क्या हो गई, C/4 हो गई। A0 पता है, A पता है, ये आपकी निकल गई। टाइम हो गया दे रखा है, 10 मिनट के अंदर हुई है, 10 मिनट आपको पता है। आपको K निकालना है, सिंपल इक्वेशन निकालनी सेकंड ऑर्डर की, ये आपका इजीली हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और से आपकी यहाँ पर भी बात देखिए, आपका जो ऑर्डर है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपकी जो यूनिट आएगी क्या निकल कर आने वाली फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स होगी, मिनट इनवर्स होगी, या फिर हार इनवर्स होगी, यानी कि घंटे का इनवर्स होगा। तो यानी कि आपके पास डी और सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, सिर्फ ए और बी बच गया। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, सीधा इक्वेशन को यूज़ करना है। फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है आपके पास इक्वेशन, आपको पता है इक्वेशन आपके पास होती है ln A0 इक्वल टू क्या, ln A प्लस में KT। अब ये क्वेश्चन गेट का है, तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। ऐसे मत बोलना कि सर यहाँ पर भी कैलकुलेशन है, मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पर तो लोग है, यहाँ पर मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पर लोग है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, गेट का है। तो गेट के अंदर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउड है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आया हुआ है CSIR नेट 2016 के अंदर, जो मैंने आपसे बात की थी। हाफ लाइफ टाइम फॉर ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 3C गिव्स P वेयर C0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। आपसे यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम पूछा है सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑर्डर का। सिर्फ आपको जनरल एक्सप्रेशन के अंदर n की वैल्यू को 3 पुट करना था और आपका ये इजीली निकल कर आ जाएगा। तो आप इसको भी करके देखिएगा। 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ हाफ लाइफ पूछा था थर्ड ऑर्डर के लिए। कैसे निकालोगे बताई देता हूँ मैं आपको। 2 माइनस का 1 करते हो, नीचे क्या करते हो n माइनस का 1, n माइनस का 1, यहाँ पे क्या करते हो 1 में k इंटू में A0 n माइनस का 1। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप 3 लगाओगे तो क्या 3 माइनस का 1 करोगे, 3 माइनस का 1 करोगे, यहाँ पर भी 3 माइनस का 1 करोगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 4 माइनस का 3 क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या 1 अपॉन में
k इंटू में a नोट की पावर 3 - 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर निकल गया 3/2 1/k a नोट का स्क्वायर। अब a नोट क्या दे रखा है आपको, c नोट दे रखा है, तो आपके पास डी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर, देखते रहिए आप। 2016 में 2 क्वेश्चन आए थे पार्ट ए से, बहुत ईजी आए थे। एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं भी 2016 का, जो मैंने आगे लिखा हुआ है अभी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं नेट का। द डीकम्पोजिशन ऑफ गैसियस एल्डिहाइड एट टेम्परेचर T फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑर्डर दे रखा है आपको, सेकंड ऑर्डर है। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 400 सेकंड। हाफ लाइफ भी आपको दे रखी है, आपको ऑर्डर दे रखा है, आपको एन दे रखा है, आपको टी हाफ भी दे रखा है। व्हेन द इनिशियल प्रेशर इज 250 टोर, यानी कि जब आपको टी हाफ 1 दे रखा है, जब आपको क्या दे रखा हो, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी हो। कंसंट्रेशन आपकी प्रेशर के अंदर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो आपको टी हाफ 1 दे रखा है और आपको P1 दे रखा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ रिस्पेक्टिवली if the initial pressure of acetaldehyde is 200 टोन एट द सेम टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर टी हाफ 2 भी दे रखा है, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एल्डिहाइड, आपको यहाँ पर प्रेशर दे रखा है 2 भी, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टी हाफ का सेकंड भी निकालना है आपको, और आपको रेट कांस्टेंट भी निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आपका टी हाफ 1 इंटू में P1 इक्वल टू क्या होगा, P1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास टी हाफ 2 और P2 के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन से तो आपका P2 निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास किसी रिएक्शन के लिए P1 है, T1 है और आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है, तो आप वहाँ से ईजिली आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर आपको आने वाली है नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अंडरगोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाज। यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट की, यानी कि आपको A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है। डेटा को आप पहले लिख लो कि आपको क्या डेटा दे रखा है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, आफ्टर 1, 2 और 3 आवर्स। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है और T3 दे रखा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी हो और आपको टाइम दे रखा हो और आपको T दे रखा हो, तो आप किस तरीके से ऑर्डर को निकालोगे। आप पहले जीरो ऑर्डर की रिएक्शन लो, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देखो और आपका रेट कांस्टेंट वहाँ से कांस्टेंट निकल कर आ गया, तो आपका जीरो ऑर्डर। अगर आपके फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन से रेट कांस्टेंट निकल कर आ रहा है तो आपका क्या फर्स्ट ऑर्डर, और आपके सेकंड से निकल कर आ रहा है तो आपका सेकंड ऑर्डर। कौन सा मेथड लगाओगे आप यहाँ पर लगाने वाले हो रेट लो एक्सप्रेशन मेथड, जो मैंने आपको बताया था पहले ही। तो आपको उसी चीज़ को यहाँ पर लगाना है और वहाँ पर करके देखिए कि आपका कौन सा ऑर्डर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो CSIR नेट 2011 के अंदर ही आया था, ऊपर वाला जून के अंदर आया था, ये वाला किस में आया था, दिसंबर के अंदर आया था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी नेट का है, 2013 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ए अंडरगोइंग द रिएक्शन, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इस ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है स्पीसीज, यानी कि आपको क्या दे रखा है, A1 है, या क्या है A2 है, या क्या है A3 है, या क्या है A4 है। एट टाइम T आपका T1 है, या आपका टाइम T2 है, या आपका टाइम T3 है, आपका टाइम क्या है T4। सेम क्वेश्चन है, जैसे आपको ऊपर वाला करना है वैसे ही आपको नीचे वाला करना है। तो 2011 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया और 2013 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2013 दिसंबर के अंदर क्या पूछा गया था, इफ द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज जनरेटेड टू क्वार्टर लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इट विल बी। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर T आपको दे रखा है, इफ द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज जनरेटेड टू क्वार्टर लाइफ। आपको हाफ लाइफ की, आपको जैसे हाफ लाइफ निकालते हो उसमें क्या करते हो आप लोग 50% करते हो। अगर आपको हाफ लाइफ की तरह क्वार्टर लाइफ भी निकालना पड़ जाए फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या होगा, बहुत सिंपल चीज़ है, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन कहाँ जा रही है, A से A/4 पे जा रही है। हाफ लाइफ में क्या होता है, A से A/2 पे जाता है। तो आपको एक कंसेप्ट बनाना क्या, जहाँ से आपको क्वार्टर हाफ लाइफ पे जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या निकालना है, इट विल बी इक्वल टू, आपको यहाँ पे T ऑफ निकाल, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको T ऑफ 1/4 निकाला, निकाल कर देखिए बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये भी नेट के अंदर आया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था CSIR नेट 2016 के अंदर। 2016 दिसंबर का एक क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने क्या पूछा था, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑर्डर के लिए आपसे पूछा गया था टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या है। तो उसी एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन R1 एंड R2 एट कंसंट्रेशन C1 एंड C2 ऑफ रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N assuming that concentration of all other reactants and T remains constant। अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, तो अगर आपके पास कोई भी और रिएक्टेंट है तो सबकी आपको कांस्टेंट लेनी है, और आपका टेम्परेचर क्या है, रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज गिवन बाय। देखिए अब आपको क्वेश्चन के अंदर बार बार लिखा हुआ है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर से कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, और आपने तो आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि आपका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफर करता है। तो यहाँ पर आपको बार बार लिखा हुआ है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब आप यहाँ पर आर्हीनियस के एक फैक्टर को भूल सकते हो, आपका रेट कांस्टेंट हर एक टेम्परेचर के ऊपर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेट 1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है और C2 दिया हुआ है। आपसे
आपसे पूछा है कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे आप। तो आप लोगों ने तो ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, वेंट ऑफ मेथड जब आपने पढ़ा था मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर सीधा फॉर्मूला पूछा गया था आपसे और आपको सिर्फ फॉर्मूले पे टिक करना था, आपके 4 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो 4 नंबर के अंदर बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मूला क्या था ये, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, आर इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, ln R1/R2 कर सकते हो या फिर आप ln C1/C2 कर लो, कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हो। ऊपर क्या था आपके पास, R था, नीचे आपके पास क्या था, कंसंट्रेशन था, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, ln R1 माइनस ln R2 डिवाइडेड बाय क्या, ln C1 माइनस ln C2। इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली इजीली कर सकते हो, आपका जो है यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, कैसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। और आज आपका जो है काइनेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहाँ पर आपके पास 20 क्वेश्चन मैंने आपको और दिए हैं। 8 क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए थे, 9 क्वेश्चन आज करा दिए, सारे के सारे एग्जाम के हैं ये, 9 और 8 17 क्वेश्चन ये हो गए हैं, 20 क्वेश्चन मैंने आपको नीचे दिए हैं। तो ये आपके पास हो गए 37 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ये, सारा आपने अच्छे से पढ़ा है, नोट्स आपके पास है, आपको इस पार्ट के अंदर से क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। पेपर के अंदर पूछता है ये पार्ट, ईजी लगता है लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, कंसेक्यूटिव रिएक्शन क्या होती है, पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, अपोजिंग रिएक्शन क्या होती है, उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट तो कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, कोई कमी लगी, तब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।